इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं चारुल कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। चलिए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मोहन भागवत आज वृंदावन और मथुरा के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10 बजे वह मलूक पीठ पहुंचकर आरएसएस कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद 10:40 बजे मलूक पीठ गौशाला बंसीवट में विभिन्न गतिविधियों में भाग लेंगे और 10:50 बजे दोपहर 1 बजे तक मंचीय व अन्य कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे वे मथुरा के केशव भवन सरस्वती कुंड पहुंचेंगे, जहां स्थानीय कार्यक्रम में 4:50 बजे तक भाग लेंगे। शाम 5 बजे वहां से प्रस्थान कर 5:20 पर मथुरा जंक्शन पहुंचेंगे और 5:41 बजे तेलंगाना एक्सप्रेस के नागपुर के लिए रवाना होंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ के भी आने की संभावना है। पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे आज के संवाददाता मोहम्मद फारूक के साथ। फारूक, मैं चाहूंगी कि आप इस खबर पर और अधिक जानकारी दें और इस खबर के बारे में विस्तार से बताएं। देखिए चारुल, आज वृंदावन में संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर रहेंगे। जगत गुरु संत मल्लूकदास जयंती महोत्सव में शिरकत करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी की गई है। रूट भी डायवर्जन रहेगा। जगत गुरु संत मल्लूकदास की 452वीं जयंती महोत्सव है और उसमें शामिल होने के लिए आज संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ वृंदावन आ रहे हैं। वे यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होंगे। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और वाहनों को निर्धारित मार्गों से गुजारा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का 1 माह के अंदर ये मथुरा का दूसरा दौरा है। इससे पहले वे 7 मार्च को वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक उन्होंने ली थी। संघ प्रमुख भी 24 मार्च को रुक्मिणी बिहार स्थित जीवन दीप आश्रम के लोकार्पण समारोह में वृंदावन आए थे। मंगलवार को संघ प्रमुख सुबह 10 बजे और सीएम योगी 3 बजे बंसीवट स्थित मलूक पीठ पहुंचेंगे। यहाँ जगत गुरु मल्लूकदास समाधि स्थल पर पूजन अर्चन कर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। चारुल जी, फारूक, माना जा रहा है कि ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरे में रहेंगे। जी देखिए चारुल, सीएम योगी आदित्यनाथ का करीब 1 घंटे तक यहाँ रुकने का कार्यक्रम है। उसके बाद हेलीकॉप्टर से वो आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं संघ प्रमुख संतों धर्माचार्यों का आशीर्वाद लेने के बाद सभा को संबोधित करेंगे और शाम 5 बजे महाविद्या कॉलोनी स्थित कार्यालय केशव भवन में स्वयं सेवकों से रूबरू भी होंगे। शाम को 5:30 बजे मथुरा जंक्शन से ट्रेन द्वारा नागपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। सुरक्षा के चारों बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान पुलिस प्रशासन सतर्क है। चप्पे चप्पे की निगरानी का इंतजाम किए गए हैं। शहर के प्रवेश द्वारों से लेकर वीवीआईपी रूट तक कड़ी निगरानी रखी गई है। पीएसी के साथ साथ जिले भर का पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया है। चारुल जी, फारूक, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। दरअसल निचली अदालत के फैसले को सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल खुद बहस करेंगे। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी को रिकॉर्ड पर लिया है जिसमें उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता को सुनवाई से हटाने की मांग की है। मामले में हाईकोर्ट में दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। दरअसल निचली अदालत के फैसले को सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो खुद बहस करेंगे। कोर्ट ने केजरीवाल की उस अर्जी को रिकॉर्ड पर लिया जिसमें उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता को सुनवाई से हटाने की मांग की है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट के बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने
ज्यादा कुछ भी बोलने से इनकार किया है। और सेंसिटिव है, इसीलिए मैं कुछ भी मीडिया में इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। कोर्ट में जो कुछ भी हुआ आप लोगों ने सुना। अगले हफ्ते मंडे को 2:30 बजे केस लगा इसी कोर्ट के सामने। मैं अपने वाले केस में मैं खुद आर्ग्यू करूँगा मंडे को 2:30 बजे। वहीं कोर्ट में क्या हुआ और अब आगे की क्या तैयारी है, ये भी पूरी जानकारी अरविंद केजरीवाल के वकील ने दी। जो एप्लीकेशन फॉर रिक्यूजल थी, 7 एप्लीकेंट थे इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने एक एप्लीकेशन और भी थी कि इन पर्सन अपीयर होने का जो है अलाउ किया जाए। जो जज साहिबा हैं उन्होंने जो है एप्लीकेशन पे रिप्लाई मांगा है रिक्यूजल पे, जिन लोगों ने फाइल किया था, और 13 तारीख की जो है हियरिंग जो है वो मुकर्रर करी है और 13 तारीख को 2:30 बजे फिर इस पे दोबारा सुनवाई की जाएगी। देखिए, ये तो किसी भी एप्लीकेंट का देश के संविधान में ये प्रावधान है, और कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति इन पर्सन अपीयर होकर अपनी बात रखना चाहता है तो वो भी अलाउड है, और अगर किसी वकील के थ्रू रखना चाहता है वो भी अलाउड है। तो ये प्रेरोगेटिव, ये अधिकार क्षेत्र उस व्यक्ति का है जो कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुआ है, ना कि जो है इस पे इस तरीके की सीबीआई का जो ये आरोप था वो मुझे लग रहा है व्यक्ति केंद्रित था कि भाई आप जो है किसी तरीके से इसमें बाधा डाला जाए और इनको जो है आर्गुमेंट करने से रोका जाए। अरविंद केजरीवाल अपने केस की पैरवी खुद करेंगे। इससे ये भी साफ है कि केजरीवाल खुद को बरी कराने के लिए जुट गए। सोमवार को केजरीवाल कोर्ट में अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में खुद की पैरवी कर चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा के मानी कचक की चुनावी रैली विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सीएम ममता बनर्जी ने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नजर आए तो किसी को वोट ना डालने दिया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा के मानी कचक में आयोजित एक चुनावी रैली के दौरान कई तीखे और विवादास्पद बयान दिए। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नजर आए तो किसी को वोट न डालने दिया जाए। सीएम ममता ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ईवीएम मशीनें केंद्र सरकार के अधीन बनती हैं, इसलिए यदि उनमें खराबी दिखे तो मतदान प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की जाए। आपको मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपीएटी की सुरक्षा भी करनी है। सीएम ममता बनर्जी के बयान पर सियासी माहौल और गर्मा गया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने सीएम ममता के इस बयान को बौखलाहट बताया है। उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ होती है तो वो 2 बार मुख्यमंत्री कैसे बनी। ममता जी हार रही हैं, हताश है। 2 बार तो ईवीएम से जीती है ना, कैसे बनी है मुख्यमंत्री? ईवीएम से ना। हाँ, ग्राम पंचायत में लूट करती है बैलेट पेपर का। तो जब आप ईवीएम से जीते तो ईवीएम ठीक है, अब जनता आपको हराना चाहती है तो ईवीएम खराब है। ये कौन सी सोच है भाई? आज देखिए, कांग्रेस पार्टी कई सरकारें ना ईवीएम से, उनके इतने एमपी बने ना ईवीएम से। इसलिए इस तरह की हताशा भरी बात का एक ही संकेत है, ममता जी वहां हार रही है। सर में हार चुके हैं लोग। ममता बनर्जी ने देख लिया जनमानस की जो भावना है तो मेरे खिलाफ है, इसलिए वो वोट बहिष्कार की बात कर रही हैं, यानी पीछे हट रही हैं। युद्ध के मैदान में जो पीछे हट जाए, अब समझ सकते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है। तो इसलिए जाना तय है टीएमसी का, ममता जी का। ये लोकतंत्र विरोधी जो बयान है, मताधिकार राष्ट्रीय कर्तव्य है और इससे विमुख होने की नसीहत किसी संवैधानिक पद पर बैठा राजनेता अगर करता है, एक राज्य का निर्वाचित मुख्यमंत्री करता है, तो निसंदेह ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। ईवीएम का कहानी चलेगा नहीं, जो भी आएगा जाके कंप्लेन करे, ईवीएम टेस्ट करके देख ले, वो सब पुराना हो गया है। आप कोई रास्ता बचेगा नहीं, ममता बनर्जी की विदाई निश्चित। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी अब आमने सामने आ चुकी हैं। हालांकि दोनों दलों ने राज्य में अपनी अपनी जीत का दावा कर दिया है। अब किसकी सरकार बनेगी ये तो 4 मई के बाद चुनावी नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनावी रैली में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आ जाएगी तो शर्मा को जेल भेज दिया जाएगा। इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के इस आरोप पर तीखा पलटवार किया और मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी ने चुनावी रैलियों और मीडिया में बहस को और ज्यादा बढ़ा दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। असम में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को एक चुनावी रैली में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला किया। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो शर्मा को जेल भेज देंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपने परिवार को भ्रष्टाचार में शामिल करके बड़ी गलती की है। अब उनके परिवार को भी आरोपों का सामना करना पड़ेगा। जब हमारी सरकार आएगी तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा को माफी मांगने पर भी नहीं छोड़ेंगे और जेल भेजकर दम लेंगे। हालांकि राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जिस व्यक्ति पर खुद भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं वो क्या किसी को जेल भेजेगा। राहुल गांधी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी तो स्वयं भ्रष्टाचार के केस में बेल पर है और राहुल गांधी ने जिस प्रकार की भाषा हिमंता बिस्वा शर्मा जी के लिए इस्तेमाल की, पहले असम का अपमान करते थे, गमोसा का अपमान किया, असम को लगभग 62 में उन्होंने भारत से अलग कर दिया था। आज असम के चुने हुए मुख्यमंत्री पर तू तड़ाक की भाषा, अपमानजनक भाषा, केवल इसलिए क्योंकि वो असमिया की बात करते हैं और ये मियाँ की बात करते हैं, क्योंकि ये भारतीयों की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी और ये लोग बाहरी की बात करते हैं। राहुल गांधी के पूरे परिवार लोग, पूरा गांधी परिवार बेल पर है। वो जेल की बात करते हैं। समय आने दीजिए, उनको भी पता चलेगा। असम में आज बीजेपी की सरकार है और आगे आने वाले समय में और ज्यादा बहुमत से वहाँ तीसरी बार वहाँ पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। जो बेल वाले हैं वो लोग, उनको समय पर पता चलेगा। राहुल गांधी को इस तरह की भ्रामक बात करने से अच्छा है, सब चीज के लिए कानून है। और आप बोलते हैं कि जेल भेज देंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा को वहां की जनता ने भारी बहुमत से चुनकर जीतकर भेजा है और आज असम की जनता हेमंत बिस्वा शर्मा को बहुत ही प्यार करती है। इसलिए राहुल गांधी जी अपना प्रचार कीजिए, किसी को धमकी देना बंद कीजिए। राहुल गांधी जी बौखला गए। कांग्रेस के जड़ वहां से उखड़ चुका है। हमारे वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छे ढंग से राज्य में विकास करने का काम किया है, सबकी भलाई की है। अब वो उखड़ने वाले नहीं हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अनाप शनाप बयान दे रही है। राहुल गांधी ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचारी होने और राज्य का शासन दिल्ली से चलाने का भी आरोप लगाया है। वहीं राहुल के बयान पर बीजेपी नेताओं ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। बता दें कि 9 अप्रैल को राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए सभी राजनीतिक दल जनता के बीच पूरा जोर लगा रहे हैं। खबरों का सफर यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की सरकार भले ही परिवहन विभाग के साथ लगातार बैठकें कर रही हो और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सरकारी बसों में सफर कर रहे यात्रियों को सुविधाएं नहीं बल्कि परेशानियां मिल रही है। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक बसों में सीसीटीवी कैमरे, साफ सफाई, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, पंखे, फर्स्ट एड किट और आग बुझाने के उपकरण होना अनिवार्य है ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन जब इंडिया वॉइस की टीम ने इन दावों का रियलिटी चेक किया तो तस्वीरें चौंकाने वाली सामने आई हैं। ज्यादातर बसों में ना तो पंखे लगे हैं, ना ही सीसीटीवी कैमरे मौजूद है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स भी गायब हैं और तो और फर्स्ट एड किट और फायर सेफ्टी जैसे जरूरी इंतजाम भी नदारद दिखे। बसों की हालत खराब है, सीटें टूटी हुई हैं। यात्रियों को सफर के दौरान भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बसों में सफर कर रहे यात्रियों का कहना है कि सुविधाओं के नाम पर सिर्फ वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में हालात बेहद खराब है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब सुधरेगी सरकारी बसों की ये बदहाल तस्वीर और कब यात्रियों को मिलेगा उनका हक।
यानी कि सुरक्षित और सुविधाजनक सफर। गोरखपुर के सरकारी बस स्टेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रिंस तिवारी ने। देखिए खास रिपोर्ट। बदलते प्रदेश की तस्वीर के बीच जो है परिवहन विभाग के बसों की स्थिति कितनी बदली है, उनका हम जो है रियलिटी चेक करने के लिए गोरखपुर के बस स्टेशन यानी रेलवे बस स्टेशन पे मौजूदगी है। बसों का नज़ारा दिखाएंगे, उन बसों में सुविधाएं कितनी बेहतर है, जो बस में सफ़र कर रहे लोगों को कितने अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें व्यवस्थाएं जो है जो परिवहन विभाग से दी जाती है बसों में यात्रा के दौरान, क्या उन्हें वो व्यवस्था और उन सुरक्षाओं से उन्हें आराम का सफ़र देखने को मिल रहा है या नहीं, ये हम जो है बसों में चल करके यात्रियों से भी बात करेंगे। आप अंदर आइए दीपक, और बाकायदे जो है तस्वीरों को दिखाइए। गोरखपुर का ये जो है सरकारी बसें हैं, सरकारी बसों की ये तस्वीर है। भीषण गर्मी का समय भी जो है शुरू हो गया है। कई तस्वीर आप देखते होंगे जो बसें जो हैं आग जनी के चिंगारी के कारण जो है शॉर्ट सर्किट के कारण बसों में भी आग लग भी जाती है और बस स्टेशन पे मौजूदगी है। एक बार तस्वीरों को आप देखिएगा, भीषण गर्मी है और परिवहन विभाग के माने तो उनका कहना है कि जो बसों में जो सुविधाएं होती हैं, पंखे होने चाहिए और इमरजेंसी गेट होने चाहिए, चार्जिंग पॉइंट होने चाहिए। क्या कुछ है व्यवस्थाएं, आप एक बार तस्वीर को देख करके यहाँ से दीपक शुरू करिए, इन तस्वीरों को दिखाइए। बसों में जो है किस प्रकार से क्या सुविधाएं हैं, साफ सफाई की व्यवस्थाएं हैं या नहीं हैं, बैठने की जो सीटें होती हैं वो ठीक हैं या नहीं है। इन चीज़ों को लेकर के रियलिटी चेक करने के लिए इंडिया वॉइस की टीम जो है गोरखपुर के बस स्टेशन में मौजूद है। यात्री खचाखच भरे हुए हैं, लेकिन जो आप इस बसों की तस्वीर को देखिएगा, सबसे बड़ी पॉइंट आप इस बस में जो देखिएगा आपको एक भी पंखा देखने को नहीं मिलेगा। परिवहन विभाग जो कहता है लगातार कि जो बसों की जो यात्रा है वो सुगम है। अब बसों में जो है सुरक्षाएं काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है और व्यवस्थाएं बहुत है। यात्री को जो है किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती उन्हें सफर करने के लिए। अगर आप जंगले खोलते हैं तो आपको बाहर से ठंड हवा तो नहीं, लेकिन गर्म का जो है लू वाला जो हवा है आपके चेहरे को महसूस कराएगा। यानी जो है परिवहन विभाग यहाँ पंखे के मामले में जो है पूरी तरीके से लापरवाह है। रियलिटी चेक नहीं जो है परिवहन विभाग यहाँ पंखे के मामले में जो है पूरी तरीके से लापरवाह है। रियलिटी चेक है, ये रियलिटी चेक में आप बसों की ये जो नज़ारा है आप देख सकते हैं। बस में व्यवस्था ठीक है सर? कहाँ ठीक है, कुछ भी नहीं है, ना लाइट की सुविधा है, ना पंखा है, ना कोई चार्जर है। कौन ठीक, बस आप ठेलम ठेल हो रहा है, हाँ, न कोई व्यवस्था है, न कहीं कुछ है। ड्राइवर साहब, फर्स्ट एड किट का डिब्बा कहाँ खाली पड़ा है? ये वाला? हाँ, इसमें खत्म हो गया है नहीं? हाँ, बाकी सब व्यवस्था है वहाँ पे, बस ये मेडिकल वाला चीज खत्म हो गया है, उसको भी लाने में जरूरी, मतलब मालिक से बोल चुका है कि लेकर आइए, जरूरी उसका है। ठीक है, कितना दिन हो गया खत्म? अभी 8 दिन हुआ खत्म हुआ, टूटा है। 8 दिन हो गया और अभी तक लगा नहीं है? ये टूटा हुआ है, इसमें मालिक से बोले हैं, ऑर्डर दे दी है, वो आ जाएगा। बाकी जो है वो गैस वाला जो आग लगता है बताने वाला सब कुछ है यहाँ पे, वो अंदर रखे हैं उसको। देखिए तो ये बस की स्थिति है, आपको तस्वीर दिखा रहे थे और यहाँ पे जो है फर्स्ट एड किट का आपने नज़ारा देखा है, जो है टूटा हुआ है, सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट एड किट के डिब्बे लगे हुए हैं, उसमें भी फर्स्ट एड किट आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा, ना खास करके अगर आग लग जाती है अग्निशमन का जो एक चेतावनी होता है, जो गैस सिलेंडर होते हैं वो गैस भी आपको यहाँ पे एक सिलेंडर जो होता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला जुला करके बात करते हैं, बसों की स्थिति हाल से बदतर हो चुकी है। तो ये बस की स्थिति है। बाकी ये बस की स्थिति थी, आपने बसों की स्थिति देखा, बस पूरी तरीके से गंदी है और व्यवस्थाएं जो हैं पूरी तरीके से बसों में जीरो है। तो बाकी हम आपको तस्वीर और भी आपको बस स्टेशन के अंदर की तस्वीर भी हम आपको है जो दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये गोरखपुर के बस स्टेशन यानी बसों के अंदर का ये नज़ारा था। आपने नज़ारा अगर आप देखिएगा तो अनुमान लगा सकते हैं कि परिवहन विभाग के जितने भी मैसेज या उनके नारे या उनके दिए गए बयानों को बिल्कुल भी पूरी तरीके से मैच नहीं खाता है। बसों की स्थिति जो है बद से बदतर है। यात्री जो हैं अपने आप को असुरक्षित और उन सुविधाओं से वंचित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो बसों में सुविधाएं होनी चाहिए वो बसों में सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। और हमारी मौजूदगी जो है गोरखपुर के बस स्टेशन पर है। बस स्टेशन का भी आपको एक बार नज़ारा दिखा देते हैं। दीपक, एक बार नज़ारा दिखाइएगा। गंदगियों का अंबार है। कहते हैं
प्रदेश सरकार की स्थितियां सब कुछ ठीक है। ये बस स्टेशन का जो है ये नज़ारा है, पूरी तरीके से गंदगी का अंबार है। बसों की स्थिति बद से बदतर है, ना ही साफ़ है ना ही सफाई है, और सीट पूरी तरीके से ख़राब है। ये जो है शौचालय हैं। आप इधर आइएगा दीपक, जरा एक बार तस्वीर दिखाइएगा। ये शौचालय है, शौचालयों की तस्वीर जो है अपने आप जो है पानी यहाँ पे गिर रहा है। यानी जो है परिवहन विभाग, यानी जो बस अड्डों पर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पानी देखिए, पानी जो है पूरी तरीके से वेस्ट हो रहा है। तो कुल मिला जुला करके ये रियलिटी गोरखपुर के बस स्टेशन का रियलिटी चेक था, जो आप बाकायदे इन तस्वीरों को देख करके अनुमान लगा सकते होंगे। इंडिया वॉइस के लिए प्रिंस तिवारी, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टोल प्लाजा से जुड़ा एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसने परिवहन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इटोंजा और नवाब बंगज टोल प्लाजा पर एक महीने के भीतर करीब 1600 ओवरलोडेड ट्रकों के गुजरने का मामला सामने आया, जिनमें से लगभग करीब 900 ट्रकों के नंबर पूरी तरह फर्जी पाए गए हैं। जांच में कई ऐसे वाहन नंबर मिले जिनका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। ये खुलासा तब हुआ जब आरटीओ और खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान कानपुर लखनऊ हाईवे पर दरोगा खेड़ा के पास एक ट्रक पकड़ा गया। ट्रक का असली नंबर कुछ और था, जबकि टोल पर्ची में फर्जी नंबर दर्ज था। चालक से पूछताछ में पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, जिसमें टोल कर्मियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान 1,90,000 रुपए का चालान वसूला गया और संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला संज्ञान में आने से पहले ही इंडिया वॉइस के संवाददाता अनुराग तिवारी ने लखनऊ से इटोंजा टोल प्लाजा जाकर हकीकत को जानने की कोशिश की, और इस मामले को बहुत ही गंभीरता के साथ इंडिया वॉइस पर दिखाया गया, जिसके बाद प्रशासन जागा। हमारी खबर के बाद प्रशासन ने दोनों टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के आदेश दिए। इस पूरे मामले ने ये साफ कर दिया कि ओवरलोड माफिया और सिस्टम की मिलीभगत से नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है, जिससे राजस्व को नुकसान और सड़क सुरक्षा दोनों खतरे में है। उत्तर प्रदेश में टोल प्लाजा को लेकर के बड़ा घोटाला सामने आया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नवाबगंज और इटौंजा टोल प्लाजा में पिछले एक महीने में 1600 से अधिक ओवरलोड ट्रक पास हुए, जिनमें से 900 ट्रक्स के नंबर प्लेट भी फर्जी थे। इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। फास्टैग से ये रसीद नहीं कटाते, यानी टोल नहीं देते थे, नकद भुगतान करते थे। तमाम एंगल्स हैं इसमें, जिसकी जांच कहीं ना कहीं अभी इशारा कर रही है शक की ओर। शक गहराता जा रहा है। एक महीने पहले से लेकर के अभी तक तकरीबन 1600 वाहन हैं जो ओवरलोड होकर के टोल प्लाजा को दे दनादन पार करते रहे, लेकिन किसी की भी नज़र नहीं पड़ी, ना ही विभाग की, ना टोल वालों ने पूछा, ना टोका, ना रोका। वहीं दूसरी ओर जब इंडिया वॉइस की टीम ग्राउंड जीरो पर इटौंजा टोल प्लाजा पहुंची तो वहां के मैनेजर रवि का कहना था कि जब से वो कार्यकाल में है तब से प्रवर्तन दल की कोई भी गाड़ी वहां पर नहीं आई, यानी टोल प्लाजा पे नहीं आई। ना ही किसी ने जांच करने की हिमाकत करी कि अधिक वाहन में सामान है या फिर अंडरवेट है, ओवरवेट है, नंबर सही है या नहीं। गाड़ियां आती जाती रहीं और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया भर से जुड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।